हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में बताया था, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्म की स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए हेड, नेक, अ मिडल पीस एंड अ टेल। स्पर्म जो है काफी माइन्यूट साइज के होते हैं, या हम बोल सकते हैं काफी छोटे शेप या साइज के होते हैं। इनको हम नेचुरल आईज से नहीं देख सकते। किसकी हेल्प से देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं। इसी वजह से इनको बोलते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हम इनको नेचुरल आईज से नहीं देख सकते। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हेड, सेकंड पार्ट है नेक, थर्ड पार्ट है मिडल पीस एंड फोर्थ पार्ट है टेल। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? हेड, नेक, अ मिडल पीस एंड अ टेल। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्पर्म के 4 मेन पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और जो टेल है, उसको जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कवर करके रखती है। और हम बोल सकते हैं कि जो पूरी की पूरी बॉडी है स्पर्म की, उसको जो है एक लेयर या एक मेम्ब्रेन जो है कवर करके रखती है, और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पिक्चर में आप स्पर्म की स्ट्रक्चर देख सकते हो, यानी कि 4 जो मेन पार्ट्स हैं स्पर्म के, उनको देख सकते हो। सबसे ऊपर जो है क्या है? हेड, और उसके बाद जो है एक स्मॉल डिप्रेशन सा है, उसको क्या बोलेंगे? नेक। और थर्ड पोर्शन है मिडल पीस, और फोर्थ जो सबसे लंबा वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? टेल। और आप देख सकते हो इन चारों पार्ट्स को एक मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म के बारे में अगर हम और जानें तो ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, डबल नहीं होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, जो कि किस प्रोसेस से होता है? मियोसिस के प्रोसेस से होता है। तो इस वजह से इनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और ये हैप्लॉइड होते हैं। सेकंड जो बात हम याद रख सकते हैं, ये फ्लैजिलेट होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजिलेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक टेल प्रेजेंट होती है। ये जो स्पर्म्स होते हैं ये मोटाइल भी होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल भी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है? एक लॉन्ग टेल होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। स्पर्म नॉन मोटाइल नहीं होते, मोटाइल होते हैं। और मैंने बताया था कि एपिडिडाइमिस में इनको क्या मिलती है? मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है स्पर्म हेड। The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. Acrosome is a cap-like structure present in the anterior part of the head of the sperm. स्पर्म हेड में जो है, जो एंटीरियर पोर्शन होगा, अपर जो पोर्शन होगा, उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको क्या बोलेंगे? एक्रोजोम। और जो उसका लोअर एंड होगा स्पर्म हेड का, या हम बोल सकते हैं एक्रोजोम के नीचे क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इतना जो पोर्शन है वो क्या है? स्पर्म हेड। अपर पोर्शन में आप देख सकते हो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? एक्रोजोम। उस पार्ट को एक्रोजोम बोलेंगे। और एक्रोजोम के ठीक नीचे आप देख सकते हो क्या है? एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसको हम हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस है, जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए एंड हम बोल सकते हैं बेसिक जो प्रोटीन्स होंगी वो स्पर्म हेड के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगी। The acrosome is derived from the Golgi apparatus and contain digestive enzymes
that help fertilization of the ovum. स्पर्म हेड में जो एक्रोसोम पोर्शन होता है वो किससे फॉर्म होता है? वो गोल्जी अपरेटस से फॉर्म होता है और इसमें कुछ इंजाइम्स भी होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हेल्प करते हैं. द एक्रोसोम कंटेन्स डिग्रेडेटिव इंजाइम्स इंक्लूडिंग hyaluronidase and acrosin. These enzymes break down the outer membrane of the ovum called the zona pellucida, allowing the haploid nucleus in the sperm cell to join the haploid nucleus in the ovum. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, स्पर्म हेड का जो एक्रोसोम पार्ट होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हाइलुरोनाइडेज, एक्रोसिन. ये एंजाइम क्या करते हैं? जो एग सेल होती है या हम बोल सकते हैं कि जोना पेलुसिडा या एग सेल मेम्ब्रेन होती है, उनको ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं. एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनको ये डिग्रेडेट कर देते हैं और स्पर्म जो है फिर ओवम के इनसाइड चला जाता है और ओवम का जो न्यूक्लियस होगा उसके साथ स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा. तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाती है. तो उसमें जो है एक्रोसोम का काफ़ी रोल है क्योंकि ये ऐसे एंजाइम रिलीज करता है. इसके जो एंजाइम्स हैं वो लाइसोसोम की तरह फंक्शन करते हैं, यानी कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वैसे ही फंक्शन जो है इसके एंजाइम्स का है कि ये क्या कर देते हैं? एक तरह से जो वॉल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और ओवम के इनसाइड पेनिट्रेट कर जाते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हो मैंने स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है. सबसे ऊपर देख सकते हो आप हेड है जिसमें कि एक्रोसोम और न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के ठीक नीचे क्या है? एक डिप्रेशन है और वहां पे मैंने क्या बनाया है? वो जो पोर्शन है हेड के ठीक नीचे क्या है? स्मॉल जो डिप्रेशन है वो क्या है? नेक है स्पर्म की. और वहां पे जो है मैंने 2 डॉट्स बनाए हैं. एक जो डॉट है वो हेड पोर्शन में है और एक जो है नेक पोर्शन में डॉट है. तो ये जो हेड वाले पोर्शन में मैंने राउंड शेप का बनाया है ये क्या है? सेंट्रियोल है. 2 सेंट्रियोल होते हैं स्पर्म के केस में. जो हेड के डिप्रेशन में यानी कि न्यूक्लियस के डिप्रेशन में जो सेंट्रियोल होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. और उसका क्या फंक्शन होता है? उसका फंक्शन होता है कि वो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन होती है और वो किसकी वजह से होती है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की हेल्प से होती है. नेक्स्ट जो मैंने नेक पोर्शन में सेंट्रियोल बनाया है वो कौन सा सेंट्रियोल है? डिस्टल सेंट्रियोल. यानी कि जो ग्रीन कलर का मैंने नेक पोर्शन में सेंट्रियोल बनाया है वो है डिस्टल सेंट्रियोल. और इसका क्या फंक्शन होता है? ये एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. और इन एक्सियल फिलामेंट्स में 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की. तो इस तरीके से इस डायग्राम में हमने 2 बातें सीखी. फर्स्ट जो देखा हमने कि हेड के नीचे जो डिप्रेशन है यानी कि थोड़ा सा जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे? नेक पोर्शन. स्पर्म का नेक होगा यहाँ पे. और एक दूसरी बात क्या बताई मैंने कि स्पर्म में जो है 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल. जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा वो हेड के डिप्रेशन में होगा और जो डिस्टल सेंट्रियोल होगा वो नेक में होगा. ठीक है, तो इस तरीके से 2 सेंट्रियोल सीखे हमने यहाँ पे और नेक की स्ट्रक्चर देखी. स्पर्म का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? मिडल पीस. द मिडल पीस possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization. स्पर्म का जो थर्ड पोर्शन है वो क्या है? मिडल पीस, जिसमें क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और वो एनर्जी कहाँ पे यूज होती है? स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो इसी वजह से होती है. यानी कि स्पर्म इसी वजह से मूव कर पाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी भी तो चाहिए ना मूव करने के लिए. वो कहाँ से मिलती है? वो मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, उनसे जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म की टेल को ताकि वो मूव कर सके. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि सेंटर का जो पोर्शन है मिडल पीस, वहां पे आप स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो और वो क्या है? एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग. यानी कि
मोटिलिटी जो है इसी वजह से है स्पर्म की, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए ना मूव करने के लिए, तो वो स्पर्म को कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से। स्पर्म का जो लास्ट पोर्शन है यानी कि स्पर्म टेल, इट इज द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्पर्म दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फोर्थ पोर्शन है स्पर्म का, स्पर्म टेल। ये सबसे लंबा जो पार्ट होता है स्पर्म का, वो स्पर्म टेल ही होता है। ये क्या करता है, स्पर्म की मूवमेंट इसी पोर्शन की वजह से होती है, यानी कि स्पर्म जो है मूव करके ओवम तक इस पोर्शन की वजह से ही पहुंचता है, क्योंकि ये पोर्शन स्पर्म मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंच पाए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्पर्म में जो है 4 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट है हेड। हेड में जो है आपको एक्रोसोम मिलेंगे और न्यूक्लियस मिलेगा। एक्रोसोम का काम क्या था कि वो उसमें डाइजेस्टिव इंजाइम थे, या हम बोल सकते हैं डिग्रेटिव इंजाइम्स थे, और उनका क्या काम था, वो एग सेल या एग मेम्ब्रेन को क्या कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे ताकि वो ओवम के न्यूक्लियस तक पहुंच पाए। सेकेंड जो पोर्शन है हेड में, वो क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। सेकंड मेन पार्ट जो स्पर्म का है वो क्या है, नेक। हेड के बाद क्या आता है, नेक, और नेक के बाद क्या आता है, मिडल पीस। हेड और नेक के बीच हमने देखा कि 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। स्पर्म का जो थर्ड पोर्शन है वो क्या है, मिडल पीस। मिडल पीस में क्या देखा हमने कि स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्पफुल होती है। और जो लास्ट सबसे लंबा जो पोर्शन है, सबसे लंबा जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट टेल, वो क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंच पाए। तो इस तरीके से स्पर्म के 4 मेन पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। नेक्स्ट है द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% of sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility। बोलने का मतलब है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ह्यूमन मेल जो है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है डिस्चार्ज कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं इजैकुलेट्स कर देते हैं। कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या हम बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो वहाँ से जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं। पर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाए, इसके लिए आवश्यक है, या हम बोल सकते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि उनमें से 60% ऑफ स्पर्म्स जो है वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 60% स्पर्म्स, और एटलीस्ट 40% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जो कि जिनमें कि विग्रस मोटिलिटी हो, यानी कि जो फुल ऑफ एनर्जी हो, या हम बोल सकते हैं हेल्दी स्पर्म्स होने चाहिए। तो इस तरीके से अगर नॉर्मल तरीके से फर्टिलिटी पॉसिबल करवानी है, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करवानी है, तो उसके लिए ये कंडीशन जरूरी है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।